बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 3 सितंबर है, साल 2021। जरदारी गैंग को एहतसाब अदालत से आज एक बड़ी सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे की डिटेल और बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा। फवाद चौधरी पर वजीफा खोर सहाफियों का टोला टूट पड़ा है। 3 साल के बाद ज्यादती का एक अनोखा मुकदमा दर्ज हुआ है। इस खबर से आज हम वीडियो का आगाज करेंगे। इस वक्त बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर बच्चियों और बच्चों से जिनसी दरिंदगी के वाकयात के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोज सोशल मीडिया पर इस तरह के मदालम जो है वो सामने आते हैं, फिर कौमी टीवी चैनल्स पर भी इस तरह की खबरें आती हैं, और पुलिस हो या वजीर आला पंजाब हो, वजीर आजम हो, इस पर मुसलसल इजलास कर रहे हैं, कमेटीज मुतहरक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके जो मुहर्रकात हैं उस हवाले से शायद हमारी हुकूमत और रियासत एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो मुकदमा आपके सामने रख रहा हूं ये एक दूसरी भयानक तस्वीर है जिसको देखने और समझने की जरूरत है। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और खातून से ज्यादती का ये मुकदमा है। खातून से ज्यादती का मुकदमा 3 साल के बाद पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हदायत पर दर्ज किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमर बंदेशा और उनका साथी शौकत बत्रा, उनको इस मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है। मुतासरा खातून जो है वो कहती हैं कि 15 अप्रैल 2019 को वो अपने वालद को लेकर पीआईसी के अंदर आई। डॉक्टर आमर बंदेशा ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की। अब ये एक बड़ा आम पॉइंट है कि शादी का झांसा देकर इस तरह की भी आजकल एफआईआर दर्ज हो रही हैं। वो ज्यादती की। खातून ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर आमर बंदेशा ने 3 साल तक ज्यादती का निशाना बनाया। शादी की बात की तो गुस्से में आ गया और शौकत बत्रा के साथ मिलकर मुझे धमकियां दी। अब एक तो ये खातून जो है वो आकल बालग है, और फिर शादी का अगर कोई झांसा दे भी तो इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है कि आपकी जब तक शादी ना हो तो आप इस तरह के नाजायज रिलेशन तो नहीं बना सकते। एक नाजायज रिलेशन बनाने के बाद आप 3 साल तक उस ज्यादती का शिकार होती हैं और फिर जो है वो मुकदमा दर्ज होता है। अब ये जो जना बिल रजा है, मैंने गुज़श्ता रोज भी एक वीडियो के अंदर आपके सामने रखा था कि इस हवाले से हमारी सोसाइटी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से वो जो एक रेजिस्टेंस आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अब वो कहते हैं ये पर्सनल मामला है। अब जब आप रजामंदी के साथ इस तरह के घिनौने फेल सर अंजाम देंगे और फिर आपकी नाराजगी होगी और फिर आपके साथ कौन शादी करेगा, और उसके बाद इस तरह के जो मुकदमात हैं वो दर्ज होते हैं। और मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता रोज एक कमेटी के अंदर ये डिस्कशन हुई कि 90% जो इस वक्त अदालतों के अंदर केसेस आ रहे हैं वो रजामंदी के साथ जो है पहले ताल्लुकात बनते हैं, शादी की जाती है, निकाह, और फिर वालदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो वो खातून जब वापस घर वालों के पास जाती है तो वही जो उसका खामंद होता है या जिसके साथ वो रजामंदी के साथ भागी थी उसके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज होता है। फिर जना की दफात लगाई जाती हैं, अगवा की दफात लगाई जाती हैं, और वो बंदा फिर जेल भुगता रहता है और वो खातून जो है उस पर वो प्रेशर काम कर जाता है। तो ये मुकदमा 3 साल तक यानी ये ज्यादती का खातून शिकार होती रही है और उसके बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरहाल देख लीजिए इस तरह के वाकयात भी होते हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो है फवाद चौधरी के हवाले से मुख्तसरन आपको बता दूं, चूंकि मैं मुसलसल इसलिए आपको वीडियोस के अंदर बता रहा हूं कि इस वक्त जब से हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये जो मीडिया है ये एक बहुत बड़ा जो है ये भी माफिया बन गया। ये आज़ादी सहाफत की आड़ के अंदर फेक न्यूज को फैलाना और फिर जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करना। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर इस हवाले से पाबंदियां लगती हैं और इन पर कोई जुर्माना नहीं होता, कोई इदारा मुतारक नहीं होता। तो एक ही इदारा बनाना चाहिए जिसके अंदर सोशल मीडिया और ये जो डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात हो, सब जो है उनको रेगुलराइज किया जाए, वहां पर उनको सजा हो। कोई फेक न्यूज देता है जानबूझकर जिससे मुल्क की बदनामी होती है तो 10 करोड़ जुर्माना होना चाहिए। अगर कोई टीवी इसको चलाता है तो 25 करोड़ जुर्माना होना चाहिए। अब इसके अंदर जुर्माना कम भी किया जा सकता है। क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो कहते हैं उसके लिए और प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, एफआईए है, दीगर इदारे हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसको रेगुलराइज करना चाहते हैं। अब गुज़श्ता रोज कमेटी का भी इजलास हुआ और उसके बाद चंद लोगों से पूछा गया कि भाई बताइए आपका तारफ क्या है, तो इस पर वो गुस्सा कर गया। चूंकि कुछ सहाफती तंजीमें उनके आपस के ग्रुप है और वो ग्रुप जो है बाकायदा वजीर इत्तलाआत से मिले हैं और उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि हुकूमत सहाफियों के लिए कुछ इकदाम कर रही है, उनको आगे जो है वो सस्ते घर फराहम कर रही है
اور اس کے آگے کچھ اور منصوبے لا رہی ہے اور کوئی بھی ان کی تنخواہ کو روک نہ سکے۔ اب اس پر اینکرز اور جو میڈیا مالکان کا ایک گٹھ چوڑ ہے، اس حوالے سے اب عمر چیمہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی وکالت، اب یہ فواد چودھری پر تنقید کر رہے ہیں، وہ شخص جس کی وکالت سیاست اور وزارت پر ہر چیز متنازع ہو، وہ یہ طے کرنے بیٹھ گیا ہے کہ کون صحافی ہے اور کون نہیں ہے۔ کل چونکہ ابصار عالم جو نون لیگ کا ورکر ہے، اس حوالے سے فواد چودھری نے کہا یہ تو صحافی نہیں ہے، اس نے تو خود مانا ہوا ہے، تو اس پر اب یہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیگر ہتھکنڈوں کے علاوہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے تو ایسے لوگوں کے ذریعے نئے چینل شروع کروائے گئے جن کا میڈیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ پھر ایسے لوگ اینکرز اور تجزیہ نگار کی شکل میں مسلط ہوئے جن کا کام میڈیا مخالف قوتوں کے ایجنڈے کو فروغ دینا تھا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی ریاست پاکستان کی بات کریں، جو بھی مملکت کی بات کرتا ہے کہ آپ کو ملک کے وقار سلامتی کو مد نظر رکھنا ہے، تو وہ صحافی نہیں ہے۔ اصل صحافی وہ ہے جو ہر وقت ریاست کے خلاف خبریں دے، جو حکومت کو ہر وقت گالیاں دے، جو اپوزیشن کے سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں ان کو بہتر انداز کے اندر بڑھا چڑھا کر پیش کرے۔ ان کے نزدیک جو یہ طبقہ ہے ملامتی ہے، ان کے نزدیک صحافی یہ ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ مطیع اللہ جان نے بھی کہا کہ جنرل مشرف کو کھوک سے سیاسی جنم لینے والا سیاسی خانہ بدوش کو کیا پتا ناصر زیدی کون ہے۔ اس نے ناصر زیدی کے ساتھ بدتمیزی کر کے آج اپنے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جب ناصر زیدی جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک فوجی آمر کی ٹکٹکی پر بندہ تھا، کوڑے کھا رہا تھا تو اس وقت فواد چودھری کیا کر رہا ہوگا؟ اب یہ ان کو بڑی پریشانی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اصل معاملے پر آئیں، وہ اب اس طرف جو ہے فواد چودھری پر حملے کرنے شروع ہوں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ پر تنقید بھی ہوگی، معاملات سارے آگے بڑھیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں اگر وہ نہ گھبرائے تو پھر یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا۔ آج ایک مقدمے کے اندر جو ہے ایک سزا ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑا دلچسپ مقدمہ ہے۔ ابھی یہ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے نیب ایک ریفرنس ہے، اس کے اندر سزا سنائی ہے۔ احتساب عدالت نے صفا گولڈ مال امارت کرپشن کیس کا فیصلہ سنایا ہے اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل CDA کو 5 سال قید کی سزا دی ہے۔ غیر قانونی منزلیں بنانے پر مالک کو 7 سال قید کی سزا دی ہے۔ شاپنگ سینٹر کے مالک رانا قیوم پر 1 ارب روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ CDA افسران عمار ادریس، خلیل احمد، خادم حسین کو بھی قید کی سزا سنائی ہے۔ اب یہ جو پورا ایک مال ہے، یہ میں آپ کو اس کی کہانی سناتا ہوں اور اس کے ساتھ ایسی سینکڑوں کہانیاں اس وقت ملک کے اندر ہیں جس کے بنیادی ذمہ دار اس وقت کی حکومت ہوتی ہے، اس وقت کے جو ادارے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن جو جمع پونجی ہے وہ لاکھوں لوگوں کی ضائع ہو جاتی ہے۔ 1 روپیہ جمع کر کے لوگ جو ہے یہاں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ادارے ہیں ہمارے، ان کا یہ جو دوہرا کردار ہے وہ ایسے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے اور وہ ٹکے ٹکے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ کیسے ہوا اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو اس کے اندر یہ جو مالک ہے اس کا نون لیگ کے میئر ہیں اور سابق لیگی چیئرمین CDA ہیں، یہ شیخ انصر عزیز، ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں۔ صفا گولڈ مال پلازا ہے یہ جو یہاں پر سپر مارکیٹ ہے، جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد کے ساتھ ہے۔ ملزم جو آج غلام مرتضی ملک ہے، اس کو جو سزا ہوئی ہے، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا CDA کا۔ 29 مارچ 2018 کو نیب نے ریفرنس دائر کیا۔ یہ CDA افسران پلازا مالک ملی بھگت کے ساتھ یہ غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی گئی ہے۔ شاپنگ مال کے لیے الاٹمنٹ میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اب نیب نے تو اس کو بعد میں ٹیک اپ کیا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ اب بتایا خواجہ اظہار الحق نے بتائی ہے اس کے پوری تفصیل۔ وہ کہتے ہیں کہ جناح سپر مارکیٹ کے ساتھ محکمہ صحت کا ایک یہ پلاٹ تھا واقع، یہاں پر اس پلاٹ کو CDA کے جو افسران ہیں انہوں نے مل کر، چونکہ بڑی عام جگہ تھی، بڑی اس کی ویلیو تھی، تو اس کو انہوں نے کمرشل پلاٹ بنایا۔ تو یہ ہاسپٹل کی جگہ، اس کو کمرشل پلاٹ بنایا محکمے نے، CDA نے، اور وہ پلاٹ پھر باقاعدہ بولی لگی اور اس کو سیل کر دیا گیا۔ اب یہ 2010 کے اندر CDA نے جو حکومت کا ایک ادارہ ہے، اس نے باقاعدہ اس کی نیلامی کی اور پیسے وصول کر لیے۔ اب وہاں پر جو خریدار ہے اس نے اس کا پلاٹ پر پلازا تعمیر کیا۔ پلازے کی اس کو اجازت تھی 4 منزلیں تعمیر کرنے کی، وہ بھی CDA نے دی۔
लेकिन उसने 7 मंजिलें तामीर कर ली। अब जब ये 7 मंजिलें तामीर हो गई, 150 तकरीबन दुकानें हैं, वो लोगों ने खरीद ली, वहां पर बाकायदा बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन अब जो सीडीए है उसने 2017 में, और ये 2010 के अंदर किसका दौरे हुकूमत है? आसिफ जरदारी का, पीपल्स पार्टी का। उस दौर के अंदर ये 2 नंबरी की गई, और कितने इस तरह के सियासी जमातें मिली भगत के साथ ये पूरे मामलात जो है वो करते हैं। आप अंदाजा कर लें, इस्लामाबाद की कीमती जमीन है और उसको बेच दिया जाता है। अब यहां पर जो है 2017 के अंदर सीडीए के चूंकि नया नया चेयरमैन आते हैं, वो देखते हैं कि ये तो कायद और ज़वाबत के अंदर खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन बिल्डिंग तामीर हो चुकी है, तो वो इस प्लाट की जो अलाटमेंट है उसको कैंसिल कर देते हैं कि ये प्लाट तो गैर कानूनी तौर पर दिया है। भाई अब देखिए, आप जब ये बेच रहे थे तो उसका जिम्मेदार जो है उसको पकड़िए, लेकिन एक बंदा जेन्युइन तरीके से खरीद रहा है तो उसको तो आप नहीं पकड़ सकते। अब उसको, यानी ये प्लाट हो गया कैंसिल। अब उन्होंने कहा जी हम खाली करवाएंगे। उसके दरमियान में अदालत के सामने भी मामला आता है, अदालत ने भी कहा खाली कराओ। अब बिल्डिंग तामीर हो गई, बिजनेस शुरू हो गया, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मालिक ने तामीरात कर ली। अब इसके बाद हमारे इदारे जो है वो जाग गए और अब वो कहते हैं कि जनाब ये खाली करो। अब 3 मंजिलें चूंकि उसने जायद बनाई खिलाफ कवायद, उस वक्त भी सीडीए और दीगर इदारे सत्तू पीकर सोए रहे, अफयून पीकर आराम के साथ। वो गैर कानूनी काम था, वो होता रहा। अब जो है वो प्लाट जो है वो सारा मामला हो गया, कवायद और ज़वाबत की खिलाफ वर्जी भी हो गई, 3 मंजिलें भी हो गई, ताजर एफबीआर को टैक्स भी देते रहे, और ये सारा काम करके फिर नैब ने इसको टेक ओवर किया, नैब ने रेफरेंस बनाया, फिर गैर कानूनी जो 3 मंजिलें थी वो उनको गैर कानूनी करार दिया गया। आज इस मुकदमे के अंदर जो मालिक है उसको 1 अरब रुपए का जुर्माना भी हुआ है, जो उसने 3 मंजिलें गैर कानूनी तौर पर तामीर की। अब ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसकी सजा हो गई है। अब ये मामला सिर्फ इस एक केस के अंदर नहीं है। अब इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, जितने बड़े शहर है वहां पर जो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, अगर गवर्नमेंट ने किसी को 500 कनाल की इजाजत दी है तो उसने जमीन एक्वायर कर ली है 2000 कनाल। अब वो इदारे भी देख रहे हैं सारे हुकूमती, और लोग वहां पर वो खरीद भी रहे हैं। उन्होंने पाई पाई इकट्ठी की होती है और जमा पूंजी वहां पर लगा देते हैं। जब लगा के वो वहां पर बाकायदा पैसे इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो 8 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल के बाद वो इदारे जाग जाते हैं। वो कहते हैं जी ये तो इनको इजाजत ही नहीं थी, ये तो 2000 कनाल बेच रहे हैं, तो इनको तो 500 कनाल की इजाजत थी, लिहाजा ये गैर कानूनी है। मैंने खुद जो है एक दफा मैं बैठा हुआ था अभी पिछले दिनों सदीक जान साहब के पास, और वहां पर हमने चेक करवाया। इस्लामाबाद के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनको उन्होंने फोन किया कि बताइए अगर प्लाट लेना हो तो कौन सी सोसाइटी अच्छी है। तो उन्होंने कहा जी इस वक्त मोर देन 95% जो सोसाइटीज हैं वो इलीगल काम कर रही हैं। अब इलीगल हो रहा है जी सारा, लेकिन इदारे आराम के साथ वो होते देख रहे हैं, तमाशा देखेंगे, लोग पैसे जाया कर देंगे, प्लाट खरीद लेंगे, हत्ता कि इमारतें भी बन जाएंगी, और उसके बाद इदारे आएंगे जनाब ये गैर कानूनी है। ये अजीब किस्म का जो खेल है वह हो रहा है। इसी तरह नाजायज कब्जे हैं, उनके अंदर भी वो जब हो जाते हैं, हो रहे हैं सारा कुछ, वहां दुकानें बन गई, मकान बन गए, उसके बाद इदारे जाग जाते हैं। मैं समझता हूं कि वो जो इदारे हैं, सीडीओ, आरडीओ या कोई भी लाहौर का एलडीओ, कोई भी इदारा है, उसके जो असल ऑफिशियल्स हैं उनके लिए सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, और अगर सियासी क़यादत की पुष्पनाई है तो उसको भी सजा दें। कोई इस तरह का मामला हो कि अवाम, जो आम आदमी की जमा पूंजी हमेशा लूट ली जाती है। अभी डॉक्टर अमजद चंद दिन पहले जिसके जनाजे पर एहतजाज हुआ, इसी तरीके से हमने देखा कितने ऐसे केसेस हैं मलक रियाज और दीगर के हवाले से। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।